ब्लिस वेदास द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो लाखों महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स जो है वो हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन अगर यही इम्बैलेंस हो जाए तो इरेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स, पीसीओएस, वजन बढ़ना या इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद जो एक लाइफ साइंस है, इसमें टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं जो आपके बॉडी के इम्बैलेंस को वापस से अपनी नेचुरल स्टेट में लाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद के उन प्रिंसिपल्स की, उन टिप्स की, उन डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस की जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को वापस बैलेंस के स्टेज में लाकर आपको हेल्दी बनाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आयुर्वेद हार्मोनल इम्बैलेंस को किस तरीके से देखता है। आयुर्वेद में हार्मोन्स हमारी जो जठराग्नि है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, और जो 3 दोष हैं वात, पित्त, कफ, इन चारों के मींस अग्नि के साथ इन दोषों के बैलेंस के कारण हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस फॉर्म में रहते हैं। अगर इन चारों में से मींस अगर हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाए, अग्नि डिस्टर्ब हो जाए या वात, पित्त, कफ, इन तीनों में से किसी का भी बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम माने कि अगर हमारी बॉडी में वात दोष अगर बढ़ गया है तो हमें पीरियड्स में पेन होंगे, हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, ब्लीडिंग कम हो सकती है। और अगर ऐसे ही हम पित्त के बारे में समझना चाहें तो अगर पित्त इम्बैलेंस हुआ है बॉडी में तो हमारे पीरियड्स में हमें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है या ब्लीडिंग बहुत बार बहुत कम भी हो सकती है पित्त के भी कारण, और हमारे जो मूड स्विंग है, इरिटेशन है, वो सारी चीजें हमें पित्त दोष के डिस्टर्ब होने के कारण मिलेंगी। वहीं अगर कफ दोष के इम्बैलेंस की बात करें तो अगर बॉडी में कफ दोष इम्बैलेंस होता है तो जो आजकल पीसीओएस या वेट गेन से रिलेटेड जो हार्मोनल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो सारी चीजें बॉडी में अग्नि कम होने के कारण, मीन्स मेटाबॉलिज्म कम होने के कारण और कफ दोष के बढ़ने के कारण होती है। तो हम बात करते हैं उन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स की, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे आहार के बारे में। आयुर्वेद आहार को औषध मानता है, अन्नमेव औषधम कहा गया है। तो अगर हम अपना डाइट अच्छा रखते हैं तो हमें दवाइयों की कम से कम जरूरत पड़ती है, और ये जो हमारा आहार है वो हमारे हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। तो अगर डाइट से रिलेटेड हम रूल्स की बात करें तो हमें ताजे जो खाद्य पदार्थ हैं वो लेने चाहिए, बासी खाने से बचना चाहिए, प्रोसेस्ड फूडों से बचना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड से, जंक फूड से बचना चाहिए, और जो इजीली डाइजेस्टेबल चीजें हैं वो लेना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। और इसके अलावा बहुत जो ऑयल्स, डिफरेंट फॉर्म के जो ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनको यूज ना करके, जैसे रिफाइंड ऑयल वगैरह, उसको ना यूज करके जो नेचुरल कोल्ड प्रोसेस्ड ऑयल है जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया, आप ये यूज करें। ये आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखते हैं। इसके अलावा खाने में मसालों का भी प्रयोग जरूरी है। लोग, ऐसा मिथ है कि लोग मानते हैं कि मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। लोग बोलते हैं हम बहुत ज्यादा तेल मसाला नहीं खाते। मसाले तब हानिकारक है जब आप उसको बहुत ज्यादा तेल में फ्राई करते हैं। अगर कम तेल में और आपकी प्रकृति के हिसाब से, सीजन के हिसाब से मसालों को यूज किया जाए तो वो आपकी जठराग्नि मींस मेटाबॉलिज्म को सही करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम अदरक की बात करें, दालचीनी की बात करें तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, हमारे कफ दोष को बैलेंस करती है। हल्दी की बात करें तो ये हमारे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करती है। तो इस तरीके से मसालों का भी अगर हम वाइजली आयुर्वेद के नियमों के अनुसार यूज करते हैं तो ये हमारे दोषों को बैलेंस रखता है। उसके अलावा डाइट का और एक रूल है कि आपको जब भूख लगे तभी खाना है। फ्रीक्वेंट मंचिंग जो है, या जो आजकल जो सलाह दी जाती है कि हर 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है, या जो 4 और 5 टाइम मील की सलाह दी जाती है, वो आयुर्वेद के हिसाब से सही नहीं है। आयुर्वेद में 2 टाइम मील की अवधारणा है जो आजकल फिर से लौट के इंटरमिटेंट फास्टिंग के फॉर्म में लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहे हैं।
लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब 14 से 16 घंटे नहीं खाना है, इवन इफ कि उनको भूख लगी है तब भी वो खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि उनका अभी फास्टिंग ओवर करने का टाइम नहीं हुआ है। ये भी सही नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपको भूख लगी है, जब आपके भोजन का समय है, तो उसको क्रॉस नहीं करना है, अदरवाइज आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, आपकी अग्नि मंद हो जाएगी। तो जब भूख लगे एक निश्चित समय पे खाना है, भोजन को बहुत अच्छे से चबा के खाना है ताकि भोजन जो है वो मुंह में ही रस बन जाए। और आजकल जो लोग करते हैं खाना खाते समय बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, बातें करते हैं या मोबाइल देखते हैं। खाना फुल कंसंट्रेशन के साथ खाना है, तभी उसका डाइजेशन और एसिमिलेशन प्रॉपर होगा। और एक बात कि खाने के पहले पानी नहीं पीना है। खाना खाते समय छोटा ग्लास पानी लेके बैठे, 2-3 घूंट खाने के बीच में और 2-3 घूंट पानी सिर्फ खाने के बाद ले। 1.5-2 घंटे बाद फिर आपको जितनी प्यास लगी है उतना पानी ले। बहुत ज्यादा पानी खाने के पहले, खाने के बीच में या खाने के बाद में लेने से आपके मेटाबॉलिज्म पे, आपकी अग्नि पे और दोषों पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये डाइट से जुड़े आहार के कुछ नियम हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो सिर्फ आपके हॉर्मोन्स ही नहीं, आपकी बॉडी पूरी होम्योस्टेसिस में रहती है, बॉडी का जो नेचुरल बैलेंस है वो बना हुआ रहता है। हमारी लाइफस्टाइल भी हमारी अग्नि और दोषों पे इफेक्ट डालती है। यहाँ हम आयुर्वेद में बताए गए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करेंगे। आयुर्वेद कहता है कि नींद एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में उस समय वेयर एंड टेयर होता है। हमारी बॉडी में दिन भर में जो टूट फूट होती है उसका रिपेयरिंग हमारी बॉडी नींद के समय करती है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ बताए गए। मतलब ये हमारे शरीर को मेंटेन रखने के लिए बहुत एसेंशियल फैक्टर हैं। तो निद्रा, नींद जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें टाइम से सोना है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लोग लेट नाइट तक मोबाइल के साथ अपना टाइम गुजारते हैं, जिसके कारण हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब होता है और हॉर्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो भी डिस्टर्ब होता है। आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हार्मोन रिलेटेड देखी जा रही हैं, चाहे वो पीसीओएस हो, चाहे इर्रेगुलर मेंसेस हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, उनमें एक बहुत बड़ा कारण समय पे ना सोना है। और लोग लेट नाइट जगते हैं तो फिर उसके रिजल्ट में क्या होता है, लेट मॉर्निंग उठते हैं। तो उसके कारण आपकी पूरी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे आपकी अग्नि और दोषों का बैलेंस बिगड़ता है और उसके रिजल्ट के फॉर्म में आपको हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा आप जब सुबह समय से उठें तो आपको होल बॉडी मसाज करनी है। अभ्यंग भी आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट जीवन शैली का पार्ट है। अभ्यंग आपकी बॉडी में वात को बैलेंस रखता है। एक्सरसाइज के पहले अभ्यंग के बारे में आयुर्वेद में बोला है। एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। योग, प्राणायाम आप अपने डॉक्टर से या अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट से बात करके आपकी प्रकृति और आपकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से जो भी आसन और प्राणायाम आपको सूट करता है वो करें। सारे आसन और सारे प्राणायाम भी सबके लिए सही नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कपालभाति की, तो जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं या जिनको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको कपालभाति फायदा नहीं करेगी, बल्कि उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वहीं अगर हम जैसे शीतली या शीतकारी प्राणायाम की बात करें तो जिनकी अग्नि मंद है, जिनका मेटाबॉलिज्म लो है या जिनको कफ की प्रॉब्लम है, उनके लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम फायदा नहीं करेंगे, बल्कि उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे। तो कोई भी आसन और प्राणायाम अडैप्ट करने से पहले आप अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट से मिले। यहाँ ब्लिस वेदास में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी प्रकृति के अनुसार आपको आसन और प्राणायाम सजेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो स्क्रीन टाइम, पूरे दिन का जो स्क्रीन टाइम है उसको भी कम रखना चाहिए, क्योंकि जो भी स्क्रीन से जो रेज निकलती हैं वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, वो भी एक बड़ा कारण है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में करके आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम है उसको काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद अब हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स की जो आपके दोषिक बैलेंस को बनाए रखने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है तो इनका प्रयोग बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के न लें। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि आयुर्वेद में एक ही प्रॉब्लम, लेकिन उसमें दोषों का वेरिएशन हो सकता है और उसके लिए अलग अलग तरह की औषधियां बताई जाती हैं। लोग सिर्फ कहीं सुन के कि शतावरी जो है वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में हेल्प करता है, वो बिना अपना दोषिक
जो इम्बैलेंस है वो समझे उसका यूज करने लगते हैं, और फिर जब उस हर्ब से उनको फायदा नहीं मिलता तो फिर लोग कहते हैं कि आयुर्वेद काम नहीं करता। आयुर्वेद निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कोई भी जो हर्ब है उसको यूज करने से पहले उस पेशेंट की अग्नि, उसका दोषिक इम्बैलेंस, उसका उस बीमारी या जो भी प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है। अगर इन सारी चीजों को प्रॉपर असेस किए बिना कोई भी हर्ब दी जाएगी तो वो असर नहीं करेगी, और बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो ये जो जानकारी हर्ब्स के बारे में दी जा रही है ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। यूज करने से पहले आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूर लें। अब जैसे हम बात करें अश्वगंधा की, अश्वगंधा जो है वो वात को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो अगर आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है और उसमें आपको वात के सिम्टम्स ज्यादा लग रहे हैं तो अश्वगंधा जैसी औषधियां यूज की जा सकती हैं। और भी कई सारी औषधियां हैं जो वात के इम्बैलेंस को सही करती हैं। वात के इम्बैलेंस को जब हम देखते हैं तो सिर्फ एक नहीं, उसमें भी वात के 6 गुण होते हैं। उसमें देखा जाता है कि वात का कौन सा गुण डिस्टर्ब है और उस पर्टिकुलर गुण को सही करने के लिए अलग अलग औषधियां हैं। वो एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर ही आपको बता सकता है। अब जैसे अगर बात करें पित्त अगर डिस्टर्ब है तो आपकी प्रॉब्लम में अगर पित्त आपको डिस्टर्ब दिख रहा है तो उसमें शतावरी जैसी औषधियां यूज की जाती हैं जो पित्त को पैसिफाई करती हैं, पित्त को शांत करती हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम कफ दोष से रिलेटेड है तो इसमें त्रिफला हो गया, शुंठी हो गया, ऐसी औषधियां यूज करते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती हैं और कफ दोष जो बिगड़ा हुआ है उसको बैलेंस मिलाती हैं। अगर आपकी मेटाबॉलिज्म सही नहीं, मतलब आपकी जठराग्नि अगर सही नहीं है तो इसमें हम लोग जो मोस्ट कॉमनली अपने पेशेंट्स को बताते हैं सौंफ हो गया, खाने के पहले थोड़ा सौंफ चबाएं या छोटा पीस अदरक का मुंह में रख के चूसें, तो ये जो है वो आपकी जठराग्नि को, आपका जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी हर्ब्स हैं, बहुत सारी औषधियां हैं जो आपके जठराग्नि को, इवन आपकी जो टिश्यू की मेटाबॉलिक पावर है उसको, जिसको हम लोग धात्वाग्नि कहते हैं उसको, और जो दोषिक इम्बैलेंस हुआ है उसको भी गुण के लेवल पे सही करती है। तो ये औषधियां अगर डाइट एंड लाइफस्टाइल सही करने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो डॉक्टर की कंसल्टेशन पे ही ली जानी चाहिए। और साथ साथ यहाँ ये बताने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये भी है कि सिर्फ औषधियों पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप सोचें कि बस डॉक्टर कोई एक मैजिक पिल दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आप डाइट एंड लाइफस्टाइल आयुर्वेद के हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका जो दोषिक इम्बैलेंस हुआ है, आपका जो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हुआ है, अगर उसके हिसाब से आप डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो चाहे आप कोई भी औषधि लें, कोई भी हर्ब लें, वो काम नहीं करेगी। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, हर्ब्स का यूज, ये सब कर लिया। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आपकी सही नहीं हो रही है, मतलब प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब बारी आती है पंचकर्म की। ये आपकी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, मतलब जो बिगड़ी हुई चीजें हैं उनको सही करने में, वापस से उसको बैलेंस लाने में हेल्प करता है। तो अगर प्रॉब्लम आपकी क्रॉनिक है तो मेडिसिन लेने से पहले इट्स बेटर कि आप पहले पंचकर्म, लेकिन वो भी अपने आपके पेशेंट की चॉइस पे नहीं होता है। डॉक्टर आपकी कंडीशन देख के, आपके सिम्टम देख के आपको एडवाइस करते हैं। तो अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, आपके सिम्टम ऐसे हैं जो सिर्फ मेडिसिन से या डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से मैनेज नहीं होने वाले हैं, तो डिटॉक्स कराना बहुत जरूरी होता है। ये भी दोषों के अनुसार होता है। इसमें आपकी मेटाबॉलिक पावर, मतलब आपकी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए पहले हम दीपन पाचन कराते हैं। उसके बाद जो भी दोष आपका बिगड़ा हुआ दिख रहा है, इम्बैलेंस दिख रहा है, जैसे अगर कफ का इम्बैलेंस ज्यादा है तो उसमें वमन हम लोग सजेस्ट करते हैं। अगर पित्त के सिम्टम्स ज्यादा लग रहे हैं तो उसमें विरेचन हम लोग सजेस्ट करते हैं। और अगर वात के सिम्टम्स ज्यादा हैं तो उसमें वस्ती भी 2 तरीके की होती है, एक एनल रूट से देते हैं तो जनरली वही प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर यूट्रस से रिलेटेड और कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसमें हम लोग उत्तरवस्ती भी देते हैं। तो इस तरीके से आपके दोषों के आधार पे भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए प्रोसेसेस आयुर्वेदिक डॉक्टर ही आपके सिम्टम्स को देख के सेलेक्ट कर सकता है। तो
ये आपकी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा और इसके बाद फिर वो चीज फिर से जो बॉडी आपकी नॉर्मल स्टेज में आई है उसको फिर वो मेंटेन रहे, तो उसमें फिर हम लोग रसायन औषधियों का यूज करते हैं और डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बताते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, जो मेडिसिन बताई हैं, ये बिल्कुल कारगर हैं। अगर आपके प्रॉब्लम इनिशियल फॉर्म में है तो ये सारी चीजें फॉलो करने से आपकी प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज में काफी हद तक मैनेज हो सकती है। या अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप इन चीजों को अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इन फ्यूचर होने वाली काफी सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम क्रॉनिक है और बहुत दिन से बनी हुई है या आपको सिम्टम्स ज्यादा हैं तो जरूर आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ ब्लिस वेदास में हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। यहाँ हम आपकी जो बॉडी कंस्टिट्यूशन है, आपकी प्रकृति है, उसको असेस करते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें कौन सा दोषिक इन्वॉल्वमेंट है, आपकी मेटाबॉलिज्म का क्या स्टेटस है, वो सारी चीजें देख के आपके लिए एक ट्रीटमेंट कस्टमाइज करते हैं, आपके लिए पर्सनलाइज करते हैं, जिसमें पर्सनलाइज मेडिसिन, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस और अगर डिटॉक्स की जरूरत है तो वो भी हम आपको एडवाइस करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ये समझने में मदद मिली होगी कि आयुर्वेद हार्मोनल इम्बैलेंस को किस तरीके से समझता है और किस तरीके से ट्रीट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स इसमें अप्लाई होते हैं। याद रखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस एक लॉन्ग जर्नी है। एक दिन में आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हुआ है, इसकी एक जर्नी रही है। ये शुरू में पहले आपकी गलत डाइट एंड लाइफस्टाइल से धीरे 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 करके आपको कुछ सिम्टम आते रहे जिसको आपने इग्नोर किया, फिर और कुछ सिम्टम आए, फिर आपने इग्नोर किया। तो ऐसे करके एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के बाद आपको डिजीज फॉर्म में इस हार्मोनल इम्बैलेंस का मैनिफेस्टेशन होता है, जो आजकल कॉमनली पीसीओएस या इनफर्टिलिटी के फॉर्म में देखने को मिलता है। मींस जब आपको डिजीज दिख रही है उसके काफी सालों पहले आपकी डिजीज की शुरुआत हो चुकी थी। तो अगर आपको कुछ भी इसमें से सिम्टम दिख रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल में जो चेंजेस मैंने बताए हैं उसको इनकॉर्पोरेट करें। और अगर आपकी प्रॉब्लम सीरियस है तो आप जरूर आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करें, हमें कंसल्ट करें। और आप ये निश्चित रूप से समझिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ कुछ केमिकल्स का इम्बैलेंस नहीं है, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की इम्बैलेंस का एक एक्सप्रेशन है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो आपको दिखता है डिजीज के फॉर्म में। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये प्रॉब्लम हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी विषय पे आप आगे जानना चाहते हैं तो हमें बताएं कि अगला वीडियो हम किस सब्जेक्ट पे बनाएं। थैंक यू।